हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। दोस्तों ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि भारत में जितने भी समाचार पत्र, पत्रिकाएं या मैगजीन छपती थी उनके ऊपर कड़े कानून लागू किए गए। लेकिन ये कानून क्यों लागू किया गया अंग्रेजों के द्वारा, आखिर उनकी क्या मंशा थी इस कानून को लागू करने के पीछे, तो ये सभी हम लोग देखने वाले हैं और अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से कानून प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए थे। ये सभी हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। जो लोग नए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो निवेदन आप सभी से है कि आप उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज शेयर जरूर से करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु इसको देख पाए। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और अच्छे से क्लास को कवर करते हैं। और एक चीज और, यहां पर देखिए सभी विषयों की डिटेल क्लासेस दी जाती हैं। तो अगर आप लोग पहली बार स्टडी 91 पे विजिट कर रहे हैं तो आ जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहां पे जो भी विषय आपको पढ़ना है उसको आप फुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और इत्मीनान से चीजों को सुनिएगा, बहुत अच्छे से कोरिलेट करके आज मैं बताने वाला हूं कि ये प्रतिबंध कैसे और क्यों लागू किया गया। तो प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध दोस्तों अगर आपको ये पढ़ना है तो इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि ब्रिटिश सरकार ने कई तरह की समाचार एजेंसियां खुद भी बना रखी थी। ऐसा नहीं कि ये समाचार एजेंसियां सिर्फ भारतीयों की हुआ करती थी, कुछ समाचार एजेंसियां ब्रिटिश सरकार ने खुद बना रखी थी। और उसमें से सबसे फेमस जो थी उसका नाम था राइटर। याद रखिए राइटर एजेंसी, ये 1860 में बनाई गई थी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुल मिलाकर के 4 एजेंसियां बनाई गई थी। चारों का नाम आपको याद रखना है और वो कब बनाया गया था आपको ये भी याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो याद रखिए राइटर जो एजेंसी है ये 1860 में इसको स्थापित किया गया था। नंबर 2 पर है एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। क्या है? एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, कुल मिला के 4 है दोस्तों। इत्मीनान से सुनते चलिए और याद करते चलिए। ये फाउंड हुआ था 1905 में। याद रखिए 1860 में ये वाला फाउंड हुआ था। राइटर जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, सबसे ज्यादा फेमस था उस समय। दूसरा था एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये थी। अच्छा, इस समाचार एजेंसियों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार करती क्या थी? देखिए कुछ एजेंसी भारतीयों के द्वारा चलाया जा रहा था और कुछ एजेंसी जो ब्रिटिश सरकार थी वो स्वयं चला रही थी। ठीक है, और इसमें दोनों में अंतर क्या था? जो भारतीय एजेंसियां थी वो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अगर कोई कड़े कानून, कड़े प्रतिबंध या भारतीयों के खिलाफ कोई काम किया जाता था तो उससे भारतीय जनता को रूबरू कराता था। क्यों? क्योंकि भारतीय प्रेस बिका हुआ मीडिया नहीं था। और यहां पर ये जो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो प्रेस थे इनका काम क्या था? ये हमेशा अपनी बड़ाई बताते हैं, अपनी बुराई कभी थोड़े बताएंगे। तो याद रखिए एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। और तीसरा है दोस्तों फ्री प्रेस न्यूज सर्विस। 1927 में आया था फ्री प्रेस न्यूज सर्विस। चलिए नोट करिए इसको भी, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस। ठीक है, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस ये कब आया था? ये आया था 1927 में। और चौथा था यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। क्या था? यूपीआई जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड। ठीक है, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिए ये आपका चौथा था। कुल 4 थी। ये 1934 में फाउंड हुआ था। ये 4 आपको याद रखने हैं जो कि किसके द्वारा चलाए जा रहे थे? ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे। अब इत्मीनान से आप हमारी बात को सुनिएगा और समझिएगा। देखिए बात आती है प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध की। दोस्तों होता क्या था? 2 तरह के लोग प्रेस से जुड़े होते थे। एक तो भारतीय लोग और दूसरे ऐसे कुछ अंग्रेज व्यक्ति थे, जैसे आपने बर्किंघम का नाम सुना होगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नाम सुना होगा। तो कुछ विदेशी व्यक्ति यानी कुछ फॉरेन वाले भी थे जो इस प्रेस के काम से जुड़े थे। तो याद रखिए जब भी कोई चीज पब्लिश किया जाता था या समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता था तो प्रकाशित करने वाले 2 तरह के लोग हुआ करते थे। या तो भारतीय हुआ करते थे या तो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। ठीक है, 2 लोग हुआ करते थे। देखिए उस समय तक जब स्टार्टिंग में अगर हम प्रारंभिक दौर की बात करें, जब समाचार पत्र अभी छपना शुरू हुआ था उस समय तक कोई अधिनियम नहीं बना था। अरे भाई शुरू में क्यों अधिनियम बनाया जाएगा? अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। तो जब उसकी स्टार्टिंग होती है उस समय कोई भी अधिनियम नहीं बना था। इस वजह से ज्यादातर लोग जो अधिकारी होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनकी दया पर निर्भर रहते थे। ठीक है, कि उनसे मिलजुल कर तालमेल अच्छे से बिठा करके, सामान्य से बिठा करके अपना काम करते थे और क्या करते थे? पब्लिश करते थे समाचार पत्रों को। ठीक है, याद रखिए शुरू में तो ऐसा
हुआ करता था। लेकिन आगे चल के जब कंपनी के विरुद्ध भी समाचार पत्रों में बातें छापी जाने लगी, तो आप बताइए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी शांत बैठेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी छवि की चिंता नहीं है, वो तो चाहेगी ना कि इस तरह के समाचार पत्र गलती से भी लंदन न पहुंच जाएं, क्योंकि अगर लंदन पहुंच गया ये समाचार पत्र और वहां उनके देश में पता चल गया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है किस तरह के बर्ताव और व्यवहार कर रही है, तो इससे उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। सही बात है। मतलब आप देखिए, आप कुछ भी रटने का प्रयास मत करिए, आप उसके अंदर जाइए और चीजों को निचोड़ करके समझने का प्रयास करिए कि एक्चुअली में इसके पीछे फैक्ट क्या था। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी चाहेगी कि भारतीय समाचार पत्र या भारतीय समाचार एजेंसियां जो हैं वो कंपनी के खिलाफ कोई भी चीज छापें? और अगर वो छाप रहे हैं तो गलती से भी वो लंदन न पहुंच जाए, यानी कि उनको हर समय अलर्ट रहना पड़ता था किससे? भारतीय प्रकाशकों से। क्यों? क्योंकि भारतीय प्रकाशक क्या करेंगे? वो तो गलतियां बताएंगे ना, क्योंकि वो भारतीय हैं, और भारतीयों के खिलाफ अगर किसी तरह की साजिश या कोई चीज होता है तो उसको तो अपने प्रेस में इंक्लूड करेंगे, उसको लाएंगे, छापेंगे, और बाकी जो भारत की जनता है उनको भी बताएंगे कि देखो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हमारे हित में कार्य नहीं कर रही है, तो करेंगे ना। और उसके अपोजिट जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि हमारे कंपनी के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है इसको या तो प्रेस में ना छापा जाए, किसी भी तरीके से ये जनता के बीच में ना आए, क्योंकि हमको यहां क्या करना है? हमको यहां शासन करना है। तो ऐसे में कुल मिला जुला करके बातें बनी कि जो भारतीय प्रकाशक थे उनके ऊपर तो कड़े प्रतिबंध लागू किए गए, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर थोड़ा कम प्रतिबंध था। हां, ऐसे लोग या ऐसे अंग्रेज व्यक्ति जो अंग्रेजों के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बोलते थे, जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाते थे, नियंत्रण से बाहर हो जाते थे, तो उनको किसी न किसी बहाने वापस लंदन भेज दिया जाता था। आपको पता होगा बर्किंघम ने प्रेस के लिए कई सारे नियम बनाए थे। ठीक है, उन्होंने कहा था ना कि प्रेस के लिए हमेशा क्या होती थी? जांच पड़ताल करके आप चीजों को छापो, ताकि लोगों के सामने जो समाचार जा रहा है उसके तथ्य सर्वथा सत्य हो, अधिकतम सत्य हो, मैक्सिमम उसमें जो है सत्यता हो, ये चीजें देखनी चाहिए। तो पत्रकारिता के लिए यानी जो पत्रकार होते हैं उनके अधिकार, उनके कर्तव्य क्या क्या होते हैं, ये सारा चीज बर्किंघम ने बताया था। और आगे बर्किंघम के साथ क्या हुआ? बर्किंघम को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों ने वापस इंग्लैंड भेज दिया। बहुत लोगों को, ऐसे अच्छे अच्छे पत्रकार बहुत सारे थे जिनको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, यानी कि जो लोग उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते थे उनको वापस इंग्लैंड भेज दिया जाता था। लेकिन क्या भारतीयों को भी इंग्लैंड भेज दिया जाएगा? क्या भारतीयों के साथ भी यही बर्ताव होगा कि भारतीय अपने मन से कुछ छाप रहे हैं तो उनको भी इंग्लैंड भेज दो? नहीं, उनका घर तो यही है ना। फिर उनको क्या किया जाए? तो उनको उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, उनके प्रकाशक के ऊपर दबाव बनाने के लिए, एडिटर यानी जो संपादक होते हैं उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, जो स्वामी थे उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए कई सारे प्रतिबंध लाए गए हैं, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेस के विरुद्ध क्या प्रतिबंध था। दोस्तों, अगर नाम मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये प्रेस के ऊपर प्रतिबंध वाला कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, तो लॉर्ड वेलेजली का नाम आपने सुना होगा। 1799 में यह गवर्नर जनरल था। 1799 में लॉर्ड वेलेजली, इसको बंगाल का शेर भी कहा जाता है। ये वेलेजली जो था दोस्तों, इसी ने सबसे पहले क्या लेके आया? सबसे पहले प्रेस के ऊपर प्रतिबंध यानी कानून बनाने की जो है सोची और बनाया भी, और एक अधिनियम आया इस समय। तो चलिए इसको हटा देता हूं, अब इत्मीनान से आप चीजों को समझिए। समझ में आ रहा है ना? आएगा समझ में अगर आप आराम से पढ़ेंगे। हिस्ट्री देखिए बहुत कठिन नहीं, हिस्ट्री नहीं यार, कोई भी विषय कठिन नहीं है, बशर्ते आपको रुचि मिलना चाहिए उस विषय को पढ़ने में। आपके अंदर थोड़ा सा रुचि आनी चाहिए कि हाँ मजा आ रहा है पढ़ने में, तब तो आप पढ़ पाओगे। चलो, तो जो आपके लॉर्ड वेलेजली थे 1799 में, इस लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस के ऊपर एक नियंत्रण अधिनियम लाया, जिसको क्या कहा गया? जिसको कहा गया प्रेस नियंत्रण अधिनियम। कौन सा सन चल रहा है? 1799। ठीक है, तो यहां देखिए क्या हो गया, यहां पे आ गया आपका प्रेस नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, अधिनियम ऐसे लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। ठीक है, 1799। और उस समय कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, इसका नाम जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले इसी के समय में ये सारा काम जो है स्टार्ट होता है। तो प्रेस नियंत्रण अधिनियम। अब दोस्तों प्रेस नियंत्रण अधिनियम आ गया। अब इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा प्रेस नियंत्रण यानी कंट्रोल करने के लिए अधिनियम आया है। दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता था? दोस्तों इंग्लिश में इसको कहा जाता था, हिंदी में ये जो नियंत्रण अधिनियम था इसका एक नाम हुआ करता था कि समाचार पत्रों का पत्रीक्षण अधिनियम। इसको क्या बोलते थे? इसका जो ओरिजिनल नाम था यह क्या था? ध्यान समझिएगा, समाचार पत्रों का पत्रेक्षण, क्या बोलते थे? प्रत्येक्षण
अधिनियम। अब आप कहोगे सर ये पत्रेक्षण क्या हो गया? हमने तो शॉर्टकट में बोला कि प्रेस नियंत्रण अधिनियम, यानी प्रेस के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया किसने? लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में। पूछता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि सबसे पहले प्रेस के ऊपर नियंत्रण किसने स्थापित किया, तो क्या बताएंगे आप? लॉर्ड वेलेजली ने किया। ठीक है, अब यहां देखिए इसको कहा गया, इसका ओरिजिनल जो नाम पास हुआ था वो क्या था? समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। दोस्तों इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, इसको मैं कन्वर्ट करूं तो पत्रेक्षण को बोलते हैं सेंसरशिप। क्या बोलते हैं? सेंसरशिप। ठीक है, तो सेंसरशिप एक्ट ये जो लाया गया 1799 में, इसको इंग्लिश में इसका नाम क्या था? सेंसरशिप एक्ट। अब आप कहोगे सर सेंसरशिप क्या होता है? नाम सुना है कि नहीं सेंसरशिप का? अच्छा चलो, सेंसरशिप का नाम नहीं सुना, सेंसर का नाम सुना है? आपने सुना होगा कि सेंसर बोर्ड ने इस पे जो है रोक लगा दिया, इस मूवी पर रोक लगा दिया। ठीक है, ऐसा सुना होगा सेंसर। तो सेंसर माने क्या होता है? एक्चुअली में सेंसर एक तरह की कमेटी हुआ करती थी, और ये जो सेंसरशिप एक्ट था ये कहता था कि एक कमेटी बनेगी। सेंसरशिप मतलब क्या? एक सेंसर, एक कमेटी बैठेगी। ठीक है, सेंसरों की एक कमेटी बैठेगी और ये कमेटी जांच करेगी कि समाचार पत्र में क्या प्रकाशित किया जा रहा है। क्या समझ में आया आपको? ये सेंसर यानी क्या किया? इस अधिनियम के तहत, सेंसरशिप एक्ट 1799 के तहत लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया? एक सेंसर बैठा दिया, एक कमेटी बैठा दिया, और उस कमेटी के बहुत सारे कार्य थे। अब उस कमेटी का सबसे बड़ा कार्य क्या था? सबसे पहला कार्य था दोस्तों, देखिए जो भी अभी बात समाचार पत्रों की हो रही है, अभी पत्रिकाओं की, किताबों की बात नहीं हो रही, इतना बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस कमेटी ने क्या कहा कि जो भी समाचार पत्र भारत में छपते हैं, चाहे उसके प्रकाशक भारतीय हो, चाहे उसके प्रकाशक कोई ब्रिटिश व्यक्ति हो या कोई भी हो, ये जो समाचार पत्र छपता है, इस समाचार पत्र में जब ये छापा जाएगा, इस समाचार पत्र में उसके स्वामी का नाम, यानी जो उस समाचार पत्र का ओनर है उसका नाम, जो उसका संपादक है यानी उसके एडिटर का नाम, और जो उसका मुद्रक है, मुद्रक मतलब जो उसको छाप रहा है उसका नाम, इन तीनों लोगों का नाम देना अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? अनिवार्य करने का मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी चीज पेपर में छापा जाता है तो अंग्रेजों को पता चल जाएगा कि उसके स्वामी कौन है, पेपर किसके द्वारा छापा गया, उसका संपादक कौन था, उसका मुद्रक कौन था, और अंग्रेज क्या करेंगे? इन लोगों को गिरफ्तार करके क्या चलाएंगे? चाहे उनके ऊपर जुर्माना लगाएंगे, चाहे उनको गिरफ्तार करके इस पूरे जो समाचार पत्र हैं इस पे रोक लगा देंगे। यानी आप समझिए कितनी बड़ी। क्या आज का आप दैनिक जागरण ले लो, आप हिंदुस्तान ले लो, आप कोई भी पेपर ले लो, क्या किसी पेपर में उसके स्वामी का नाम लिखा होता है? क्या किसी पेपर में उसके एडिटर का नाम छपा होता है, उसके संपादक का नाम छपा होता है? नहीं। हाँ, जब कभी आप अपने विचार देंगे तो उसमें विचार देंगे जब, तो ठीक है, उस संपादकीय एक पेज आता है अलग से, उसमें दिया रहता है। ठीक, वो विचार होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और जो न्यूज है वो कहां से आया, कौन दिया, कैसे दिया, उसके बारे में कोई चीज नहीं होता। यानी ये क्या हुआ? ये एक प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये प्रेस को रेस्ट्रिक्शन के लिए, रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए उस पर कड़े कानून लगाए जा रहे हैं कि ताकि जो समाचार पत्र हैं उस सत्य को बयां न कर पाए। तो ये एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम देखिए क्या क्या गया, जो सेंसरशिप एक्ट 1799 है उसके तहत बता रहा हूं कौन कौन से नियम थे। तो एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम हुआ दोस्तों कि अगर किसी भी पब्लिकेशन को या किसी भी व्यक्ति को कुछ भी पब्लिश कराना हो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी मतलब इस समाचार पत्र की बात कर रहे हैं, समाचार पत्र में कुछ भी पब्लिश कराना है तो सबसे पहले क्या करेगा? जो सरकार का सचिव है उस सचिव के सम्मुख क्या करेगा? प्री सेंसरशिप के लिए अप्लाई करेगा। क्या करेगा? प्री सेंसरशिप। अब देखो प्री सेंसरशिप क्या होता है, ध्यान समझिएगा। प्री सेंसरशिप पहले लेगा, किससे लेगा? जो सरकार का सचिव होगा, सरकार के सचिव से प्री सेंसरशिप लेगा। ऐसे आपको कह दूं, मान लो आपको कुछ समाचार पत्र में कुछ छापना है, कोई सूचना। अब पहले के समाचार पत्र दैनिक तो हुआ नहीं करते थे, ज़्यादातर साप्ताहिक होते थे। सप्ताह की जो घटनाएं होती थी वो एक बार प्रकाशित होती थी। वो तो 1885 के बाद हमने देखा कि ज़्यादातर समाचार पत्र दैनिक आने शुरू हो गए। उसके पहले जो थे वो साप्ताहिक होते थे। तो अगर सप्ताह में एक दिन समाचार पत्र के जो पब्लिकेशन है, ठीक है, उस पब्लिकेशन हाउस को या प्रिंटिंग प्रेस को कुछ छापना है तो सबसे पहले वो सरकार के सचिव के पास एक प्री सेंसरशिप भेजेगा कि हमको भाई यही छापना है, आप पढ़ लो, हम छाप सकते कि नहीं। अरे ऐसे कर दोगे भाई तो ये तो पूरा का पूरा उल्लंघन हो गया प्रेस का। क्या कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी या ये जो सचिव हैं, क्या ये कभी भी सत्य छापने देंगे?
बताइए आप, क्या कभी भी कंपनियों की निंदा करने देंगे? कभी नहीं करने देंगे। यानी जब एक प्रति इनके पास जाती थी, पहले ही देख के मना कर देते थे कि नहीं, इस चीज को नहीं छापना, अपने न्यूज को चेंज करिए, ठीक है, हो गया काम, हो गया काम। यानी क्यों ना हो जाए, क्योंकि इसका नाम भी तो क्या है, सेंसरशिप एक्ट। ये तो प्रतिबंधित करने के लिए लाया ही गया है, तो किया ना क्यों जाए। तो ये हुआ दो काम, ठीक है। धीरे धीरे चलता रहा। 8 साल बाद, चलिए इसको मिटाता हूं, आगे बताता हूं। 8 साल बाद, 8 साल बाद आप कहां पहुंच जाओगे? आफ्टर 8 ईयर आप पहुंच गए 1807 में। अब देखो 1807 में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी। 8 साल बाद दोस्तों 1807 में इस चीज को, मतलब ये जो नियम थे, जो स्वामी है उसका नाम छापना, संपादक का नाम छापना, मुद्रक का नाम छापना या प्री सेंसरशिप के लिए अप्लाई करना, इस नियम को जो मैगजीन थी, यानी जो पत्रिकाएं थे, जो किताब थे, जो पंपलेट थे, उनके ऊपर भी लागू कर दिया गया। ओहो, अभी तक बात समाचार पत्र तक थी। 1807 में, कब? 1807 में, ठीक है, 1807 में, ठीक है, 1807 में जो पत्रिकाएं थी, जो मैगजीन था, लिख लो ऐसा ना, मैगजीन थे, ठीक है, जो पत्रिकाएं थी, पत्र थे, पत्रिकाएं थे, पंपलेट वगैरह थे, ठीक है, इन सब पे इस नियम को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। कौन से नियम को? ये जो अभी आपने पढ़ा, सेंसरशिप एक्ट 1799 के तहत इसको लागू कर दिया गया। आगे चल के दोस्तों एक और गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। नाम सुना है ना, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग ने लड़ाई किया था के साथ, वीर मूवी आई थी ना, वीर मूवी, ठीक है, किसके ऊपर बनी थी याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत अच्छा नाम है, अभी सोच के बता देता हूं, ठीक है। तो याद रखिए, हाँ, पिंडारियों का दमन करने के लिए उनको जाना जाता है, पिंडारियों। वही लॉर्ड हेस्टिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये देखिए लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जब आते हैं, जब देखते हैं कि इतने सारे नियम कानून बनाए गए हैं, तो उनको थोड़ा सा दया आता है प्रेस के ऊपर कि यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ठीक है, बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि देखो, जो पहली बात है कि स्वामी का, संपादक का, मुद्रक का नाम रहना चाहिए, ठीक है, चलो ये तो रहेगा, लेकिन जो प्री सेंसरशिप वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको हटा दिया जाए। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, कि हम एक बार लेके आए, दिखाएं, फिर हम उसको जो एक्सेप्ट करेंगे कि आप इसको छापो, आप इसको मत छापो, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने सबसे पहले प्री सेंसरशिप जो था दोस्तों, प्री सेंसरशिप, ठीक है, सेंसरशिप, प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया। अच्छा काम किया कि खराब काम किया? अच्छा काम किया, ठीक है। प्री सेंसरशिप को समाप्त करने के बाद क्या हुआ कि जो प्रतिबंध थे वो थोड़े से खुल गए, यानी जो ये थोड़ा सा उदारवादी दृष्टिकोण इन्होंने दिखाया। अच्छा, कब दिखाया? 1818 की बात कर रहा हूं। कब दिखाया? 1818 की, ठीक है। तो ऐसा, अच्छा, एक चीज इन्होंने और कहा, लॉर्ड हेस्टिंग ने कहा, देखिए हम प्री सेंसरशिप तो हटा रहे हैं, लेकिन सरकार और जनता के बीच आप कोई ऐसे मैसेज को मत डालिएगा जिससे हमारा तालमेल बिगड़ जाए, जिससे हमारा समन्वय बिगड़ जाए। यानी जनता के समक्ष आप किसी इस तरह के न्यूज को प्रेजेंट नहीं करेंगे जिससे क्या हो, हमारा तालमेल बिगड़े, हमारा जनता से जो रुझान है वो हट जाए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम नियम तो हटा दे रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ख्याल रखें। किसको कहा? जो प्रिंटिंग प्रेस थे उनको कहा कि ठीक है, मैं नियम हटा रहे हैं। चलो, ये नियम हट गया। इसके बाद दोस्तों अगला नियम आता है, अगला नियम आता है 1833 में। हटाऊं इसको? चलो, इत्मीनान से सुनते रहो खाली कहानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही और पढ़ना है, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? आएगा, मजा आएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ जब अच्छे से पढ़े रहोगे ना, तो मेंस लिखने में बड़ा काम आएगा, ठीक है। और इत्मीनान से सुनते चलिए दोस्तों। 33, अभी तो 1818 चला ना, 1818 के बाद एक पहले 1823 पे ब्रेक मान लेते हैं, ठीक है। 1823 भी एक इंपॉर्टेंट पीरियड है। 1823 में क्या हुआ दोस्तों? 1823 में भी एक लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1823 में। क्या नाम आता उसका? लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। अब बताओ, यहां पे लिख रहा हूं, अभी आप खुद ही बताओगे। चलो, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अब बताओ लाइसेंसिंग माने क्या होता है? मतलब कि यहां छोटी सी बात कर रहा है कि अगर आपको अपना प्रिंटिंग प्रेस चलाना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 इसका नाम ही था। मतलब क्या है? यहां पर आपको लेना पड़ेगा लाइसेंस। दोस्तों 1823 की अगर मैं बात करूं तो उस समय कार्यवाहक जनरल थे जॉन एडम्स। बड़ा खतरनाक था, जॉन एडम्स नाम था, ठीक है। कार्यवाहक जनरल, थोड़े समय के लिए आया था, ठीक है। गवर्नर जनरल को जीजे लिख दे रहा
रहा हूं, ठीक है। कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे, क्या नाम था, जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने क्या किया दोस्तों, जो प्रतिबंध प्रेस पे शुरू में लगाए गए थे ना, उस सभी प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया। यानी जो प्री सेंसरशिप वगैरह थी, जो अभी हेस्टिंग हटाई के गया था, तब तक जॉन एडम्स ने आकर इस चीज को फिर से लागू कर दिया। यानी पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो गया। वो तो आगे चल के, अच्छा, पूर्ण प्रतिबंध यहां पे लागू हुआ और इसकी प्रक्रिया थोड़ी और जटिल कर दी गई। इसकी प्रक्रिया थोड़ी और जटिल कर दी गई। जो नियम पहले के थे वो तो रखे गए, साथ ही साथ एक और नियम जोड़ा गया कि अगर कोई भी नया व्यक्ति किसी भी तरह का प्रिंटिंग प्रेस लगाना चाहता है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं, उसको क्या लेना पड़ेगा, उसको प्रिंटिंग प्रेस के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिए, एक नियम तो ये बन गया। दूसरा नियम कहा गया कि अगर कोई भी लाइसेंस है, ठीक है, और नहीं ऐसे नहीं, अगर आपको कोई और चीज पब्लिश करना है, कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के कुछ भी पब्लिश करता है छाप करके प्रिंटिंग प्रेस में, तो उसके ऊपर 400 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर बिना लाइसेंस के कुछ पब्लिश कर दिया, गलती से बिना लाइसेंस के कुछ भी पब्लिश अगर कर दिया, तो याद रखिए कितने का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। उस जमाने में दोस्तों 400 रुपए का जुर्माना, ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम थी, ठीक है। 400 जुर्माना लगाया जाएगा। और इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट होगा, उस स्थान का जो मजिस्ट्रेट होगा, जो बड़ा अधिकारी होगा, वो उस प्रिंटिंग प्रेस को सील भी कर सकता है। इतना ज्यादा पावर दे दिया गया। नहीं, अब क्या हो रहा है, अभी तक तो जो प्रतिबंध थे वो थोड़े से कम थे, लचीले थे। खाली इतना ही नहीं कहा गया था कि स्वामी के, संपादक के, मुद्रक का नाम छाप दीजिए और प्री सेंसरशिप के लिए अप्लाई कर दिए। दो बातें कही गई थी। अभी क्या हुआ, अभी तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए आप लाइसेंस भी लो, बिना लाइसेंस के अगर आपने कुछ पब्लिश कर दिया तो जुर्माना भी लो, मजिस्ट्रेट को पावर मिल गई, को सील भी कर सकता है। गवर्नर जनरल को एक स्पेशल पावर मिल जाता है। यहां पर इस एक्ट के थ्रू कहा गया कि गवर्नर जनरल किसी भी पब्लिकेशन को या किसी भी प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस को बिना किसी रीजन को बताए, बिना किसी कारण को बताए, तत्काल रूप से लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। तो सबसे बड़ी पावर हो गई। यानी वो अपने पावर का दुरुपयोग भी कर सकता है। क्यों, आप बताओ, अगर ऐसा पावर दे दिया जाए, ठीक है, कि अब उसके कौन जाएगा उससे पूछने, भाई कि क्यों हमारा लाइसेंस कैंसिल किया, क्या कर लोगे बताओ। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चल रही पूरे भारत में, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है, किसी नए व्यक्ति को या किसी नए प्रिंटिंग प्रेस को लाइसेंस दे भी सकता है। अरे ले सकता है तो दे भी सकता है। ये गवर्नर जनरल के पास एक स्पेशल पावर आ जाती है। यानी भारतीय प्रेसों को प्रतिबंधित, आपको लग रहा है कि ये ब्रिटिश प्रेसों को प्रतिबंधित करने के लिए नियम थे, उनके लिए कोई नियम नहीं थे, ठीक है। ये भारतीय प्रेसों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस तरह के नियम थे। और इस नियम के आने के बाद राजा राम मोहन राय जी का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था, मिरातुल अखबार, याद है आपको, मिरातुल अखबार, ठीक है, फारसी भाषा में। वो मिरातुल अखबार को बंद करना पड़ा, राजा राम मोहन राय को बंद करना पड़ा, उसका पब्लिकेशन बंद हो गया। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ये लोग कहेंगे कि प्री सेंसरशिप के लिए अप्लाई करो, और वो अप्लाई करेंगे, अब फिर वो कहेंगे कि आप सही न्यूज मत छापो। तो राजा राम मोहन राय जी ऐसे व्यक्ति तो थे नहीं कि उनको मना कर दिया जाओ, मान जाए, क्योंकि वो शुरू से ऐसे थे कि हम सामाजिक कुप्रथाएं, जो गलत चीजें हैं, उनसे हम समाज को मुक्त कराएंगे, चाहे वो किसी भी तरह की गलती हो, चाहे वो सामाजिक कुप्रथा हो या अंग्रेजों के द्वारा लाई गई कोई नई प्रथा हो, ठीक है। हम सभी का क्या करेंगे, खंडन करेंगे और समाज के लोगों को उससे उभारेंगे। तो मिरातुल अखबार जो उनका था, उनको बंद करना पड़ा। आप याद रखो, आपको ये सब पॉइंट याद रखने हैं, इत्मीनान से चीजों को समझिए कि क्या क्या हुआ। इसीलिए पूरी हिस्ट्री को मैं जोड़ के लेके चल रहा हूं, ठीक है। किताबों में बहुत सारी बातें लिखी होंगी, किताब उठा लेंगे, नोट्स उठा लेंगे, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। बट जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ये एक अलग सेंस है, ठीक है, एक अलग सेगमेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए, कितने लोग दोस्तों ऐसे हैं जो एडवर्टीजमेंट को बराबर देखते रहते हैं? नहीं देखते ना। हमारे कई लोग सोचते होंगे ना, स्टार्टिंग का 10 सेकंड फॉरवर्ड कर दो, अभी सर बक करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, है कि नहीं। भाई रोजी रोटी हमारी जुड़ी है उसी से, ठीक है। याद रखिए, थोड़ा सा हमेशा अपना ही फायदा नहीं देखा जाता है, कभी कभी सामने वाला का भी फायदा देखा जाता है कि सामने वाला अगर निस्वार्थ भाव से आपके लिए कुछ कर रहा है, ठीक है, तो आप भी उसके लिए कुछ करें, जरूरी नहीं है कहना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 1823 से हम लोग छलांग मारते हैं सीधे और पहुंच जाते हैं 1833 में। 1833 का पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस समय भारतीय समाचार पत्रों
का स्वतंत्र होना यह सुनिश्चित हो गया। अब कैसे स्वतंत्रता आ गई दोस्तों, कैसे जो समाचार पत्र थे उनको कैसे फ्रीडम मिल गया। वाओ, फ्रीडम अच्छा है, ठीक है। इनको क्या मिल गया, इनको मिल गया फ्रीडम, इनको आज़ादी मिल गई समाचार पत्रों को। अरे इतने सारे नियम कानून जो बनाए गए थे इनसे इनको आज़ादी मिल गई। हाँ, इससे इनको आज़ादी मिल गई दोस्तों। 1833 के पहले या 1833 तक देखें तो जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, किसके बाद, जॉन एडम्स के बाद, ठीक है, यहां पे कौन आ गया था, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको भी पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। और राजा राम मोहन राय जी ने इन्हीं के साथ मिलकर के सती प्रथा पर रोक लगाया था, उसके लिए कड़क कानून बनवाया था। तो विलियम बेंटिक का जो दृष्टिकोण था वो काफ़ी उदारवादी दृष्टिकोण था। वो चाहते थे कि हाँ, प्रेसों के ऊपर जो इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं गलत हैं, इनको थोड़ी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्योंकि भाई देखो, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही थे, तो एकदम पूरी स्वतंत्रता तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति होता है, अगर उसका मन थोड़ा सा उदारवादी है तो क्या करेगा, वो थोड़े से प्रतिबंध में ढील देता है, थोड़ा सा कमी करता है। तो याद रखिए, इनके समय में प्रतिबंधों पर थोड़ा ढील दिया गया, इतना ही हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद आते हैं दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ। कौन आता है, चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में ही, आप याद रखिए, जितने भी गवर्नर जनरल भारत में थे उन सभी के बारे में आपको बता चुका हूं। गवर्नर जनरल, वायसराय, सब पढ़ा चुका हूं। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं, गवर्नर जनरल, वायसराय वाले पॉइंट्स को, टॉपिक को अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिए, जरूरी है, ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ दोस्तों, ये टाइम चल रहा था 1835 से 36, बस थोड़े समय के लिए आया था चार्ल्स मेटकाफ। लेकिन इसने उस एक साल में ही भारतीय प्रेस पर जो प्रतिबंध लगे थे उन सारे प्रतिबंधों को एक बार में समाप्त कर दिया, सारे नियमों को रद्द कर दिया। 1823 के में जितने भी नियम बनाए गए थे, 1823 कौन, वो 400 जुर्माना वाला, मजिस्ट्रेट को सील करने का पावर वाला, गवर्नर जनरल लाइसेंस दे सकता है, ठीक है, जो जबरदस्ती निकालेंगे उनके ऊपर जो है जुर्माना लगेगा, ठीक है, ये सारे इनकी बात कर रहा हूं दोस्तों। इन सभी नियमों को एक तरफ से खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। बोलो अच्छा काम किया कि खराब काम किया, बहुत अच्छा काम किया दोस्तों। इसीलिए चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछता है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, भूल जाते हो कौन सा गवर्नर जनरल था। अरे इतना परेशान किया गया भारतीय समाचार पत्रों के संपादकों को, उसके एडिटर को, उसके ओनर को, ठीक है, सबको परेशान किया गया, उसके मुद्रक को, ठीक है। सोचो कैसे कैसे नियम बनाए गए, कैसे कैसे जाकर के भारतीय समाचार पत्रों को आज जाके फ्रीडम मिला है। और किसके तहत मिला है, किसकी वजह से मिला है, तो चार्ल्स मेटकाफ की वजह से मिला दोस्तों। क्यों कि 1823 में बने सारे नियमों को इन्होंने एक बार में रद्द कर दिया। कि पावर थी भाई गवर्नर जनरल के पास, रद्द कर सकता है। अच्छा, रद्द कर देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी गुस्सा हो गई, अरे ये तुम क्या कर दी, भगा दिया यहां से, भागो यहां से। 1836 में इनकी विदाई दे दिया गया। क्या समझ रहे हैं, इनकी विदाई दे दिया गया। तो याद रखिए सबसे पहली बात कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। 1835 में ही इन्हीं के समय में एक अधिनियम और आया था, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम। चलो लिख देते हैं यहां पर, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस, कौन सा, इंडियन प्रेस अधिनियम, ठीक है, अधिनियम ये आ गया 1835 में। अब ये अधिनियम क्या था, ध्यान से सुनिएगा, लिबरेशन मतलब लिबराइजेशन, इसमें उदारवादी दृष्टिकोण के इसमें है। तो जो यहां पर नियम थे, नाम से ही लग रहा होगा, लिबरेशन मतलब इसके नियमों को सख्त नहीं बनाया गया, आसान बनाया गया ताकि हर लोग इससे जुड़ सके। अच्छा, आसान बनाने के साथ क्या कहा गया कि भाई जो मुद्रक है और जो प्रकाशक है उसके नाम की आवश्यकता नहीं, क्या जरूरत है मुद्रक प्रकाशक के नाम की। हाँ, ये कहां से पब्लिश हो रहा है उसके स्थान की सूचना खाली दे दो, ठीक है। ये पब्लिश कहां से किया जा रहा है, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को कहां चलाया जा रहा है, ठीक है, उसका जो स्थान है, सिर्फ स्थान का नाम दे दिया जाए, ये काफी। देखो यहां क्या किया गया, यहां थोड़ा सा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। किसके समय, मेटकाफ के समय में पुराने नियमों को रद्द किया गया और एक नए नियम के तहत उदारवादी दृष्टिकोण बनाते हुए जो पुराने समय में जो नाम मांगे जाते थे संपादक के, मुद्रक के, ओनर के, उस सारे नियमों को समाप्त करके ये कहा गया कि केवल प्रिंटिंग प्रेस का जो स्थान है उस स्थान की सूचना दे दी जाए, यही बहुत है। और ये जो चला आगे चल के
1857 जब तक की आज़ादी के लिए क्रांति जो हुई थी, ठीक है, वहां तक ये नियम चलता रहा। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम ये 1857 तक चलता रहा, लेकिन 1857 में क्योंकि क्रांति हो गई, ठीक है, और क्रांति में समाचार पत्रों का भी अपना बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंग्रेजों के लिए इमरजेंसी आ गई थी। अंग्रेजों के लिए इमरजेंसी आ गई थी। उस इमरजेंसी से निपटने के लिए एक नया अधिनियम आया, लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। एक नया एक्ट आपके सामने कौन सा प्रेजेंट हो रहा है? क्यों? क्योंकि भारतीयों ने क्या कर दिया था? क्रांति कर दिया, ठीक है, और वो क्रांति अंग्रेजों के लिए क्या थे? एक तरह से क्या थे? वो उनके लिए इमरजेंसी का दौर था, और उस इमरजेंसी से निपटने के लिए अंग्रेजों को ये लगा कि समाचार पत्रों पर जो फ्रीडम दिया गया है उस पर थोड़ी सख्ती लाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पता चला हम इतना फ्रीडम न दे दें कि हम ही को यहाँ से फ्री हो जाना पड़े, हमको यहाँ से भगा दिया जाए मार मार के, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए अंग्रेजों ने लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 लेके आया। लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 18, अच्छा, लाइसेंसिंग को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अनुज्ञप्ति। क्या बोलते हैं? अनुज्ञप्ति। याद रखिएगा, अनुज्ञप्ति। लाइसेंस को अनुज्ञप्ति बोलते हैं, ठीक है। तो अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 आ गया, ठीक है, इस समय में। अच्छा, उसका एक और भी कारण था। समाचार पत्रों की वजह से जो भारत की सामान्य जनता थी उनको यह पता चल पाता था कि पूरे भारत में क्रांति का विस्तार कैसे हो रहा है, मंगल पांडे ने क्या किया, कैसे जो है और लोग जो भारतीय क्रांति में लगे हुए थे, चाहे वो तात्या टोपे थे, चाहे वो पेशवाजी थे, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, चाहे वो हजरत महल थे, जो भी थे, जो लोग भी इस क्रांति में लगे हुए थे, ठीक है, उन सभी लोगों के बारे में जनता को पता चलता था समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से। तो इसीलिए अंग्रेजों को लगा भाई कि एक लाइसेंसिंग एक्ट लाना चाहिए ताकि इन पे कंट्रोल किया जा सके। और इसके तहत क्या किया गया कि कहा गया कि जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया है, जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया है उसको मस्ट कर दिया गया, उसको अनिवार्य कर दिया गया कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस बिना लाइसेंस के नहीं चलेगा। और भी तमाम चीजें कहा गया किसी भी चलते हुए प्रिंटिंग प्रेस को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा सकता है। किसी पत्र, पत्रिका, समाचार पत्र अगर छप रहा हो तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाया जा सकता है। छपता हुआ समाचार पत्र बीच में बंद, चलती हुई पब्लिकेशन प्रिंटिंग प्रेस बीच में बंद। समझ रहे हैं? मतलब एक पावरफुल इमरजेंसी आ गई है ना, तो अंग्रेजों को लगा कि सारा नियम कड़े करने चाहिए। तो ये लाइसेंसिंग अधिनियम के तहत क्या किया? अनुज्ञप्ति अधिनियम के तहत कि लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया थी उसको अनिवार्य कर दिया, उसको मस्ट कर दिया, ठीक है। आगे धीरे धीरे चलता रहा, बात पहुंची 1867 में, 1867 में बात पहुंची, और एक नया एक्ट हमारे सामने आता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट। कौन सा आता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट। चलिए इसके बारे में देखते हैं, यहां पे क्या है। रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है? नाम पढ़ो ना, रजिस्ट्रेशन करना है। नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन। बस नाम से आप समझ जाओ ना। यहां क्या आता है? लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करना है। करने का मतलब है दोस्तों कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस थे या जो भी जिनको भी न्यूज़पेपर निकालना हो उनको नियमित करना। इसका काम क्या था? उनको नियमित करना, उनको रोकना नहीं, उनको बंद करना नहीं, उनके साथ सहूलियत से पेश आना, एक समन्वय बनाना ताकि उनको नियमित किया जा सके, उनको एक नियम के तहत जो है धीरे धीरे उनको काम में ढाला जा सके। ये चीजें हुई। और यहां जो हमारे पुराने नियम थे उनको फिर से लागू किया गया कि देखिए सब चीज, चाहे प्रिंटिंग प्रेस का स्थान हो, चाहे प्रिंटिंग प्रेस के मुद्रक हो, चाहे प्रिंटिंग प्रेस के जो संपादक हो, इन सभी लोगों का नाम दर्ज कराना जरूरी है रजिस्ट्रेशन के थ्रू। पेपर के फ्रंट पेज पे देने की जरूरत नहीं है। पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था। पहले वाले में कहा गया था कि समाचार पत्रों पर ही छापो, कौन उसका संस्थापक है, कौन उसका मुद्रक है, कौन उसका संपादक है, वही छाप के दिखाओ। यहां पे क्या कहा गया? नहीं, एक रजिस्ट्रेशन करा लो, उस रजिस्ट्रेशन के तहत इस चीज में लिखा रहेगा कि ऐसे ऐसे है। समझ रहे हैं बात को? ये चीजें हुआ। और कहा गया कि अगर आपको कोई बुक पब्लिश कराना है, कोई किताब पब्लिश कराना है, प्रकाशित करना है, तो सबसे पहले उसकी एक कॉपी आप सरकार को भेजोगे ताकि उसमें किसी इस तरह का बात ना लिखा हो जिससे जनता क्या हो जाए? आवेशित हो जाए। क्योंकि अभी अभी आवेश के कारण 1857 की क्रांति के दौर से गुजरना पड़ा।
ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1857 की क्रांति में एक बहुत बड़ी विजय हासिल हुई, क्योंकि 1857 के बाद जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया। इतनी जीत तो हमारी हुई कि एक लड़ाई में हमने पूरी कंपनी को हिला के रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश की महारानी का राज भारत में स्थापित हो गया, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा है, मिंटो पार्क इलाहाबाद में उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, जिसमें कहा गया कि कंपनी का शासन का अंत होता है। ठीक है, तो एक चीज तो हुआ, ये 57 के तहत ही हुआ था। तो याद रखिए, इसीलिए यहां कहा गया कि एक बुक की कॉपी जो सरकार को भेजेगा ताकि उसको देखा जा सके कि उसमें क्या लिखा है। दोस्तों इसी दौरान एक आंदोलन हुआ था, 1869 की बात करूं, अभी हम लोग 1868 पे खड़े हैं, 67 पे खड़े हैं, 69 की बात करूं दोस्तों, एक आंदोलन था बहावी आंदोलन। रुकिए मिटा देता हूं, लिखता हूं, आपसे एग्जाम में पूछता है बहावी आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिए सारा चीज। लंबा चैप्टर हो गया ना, लंबा नहीं बस खत्म होने वाला है। तो बहावी आंदोलन की बात करता हूं दोस्तों। आंदोलन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, एक साथ सभी आंदोलन को पढ़ा दिया हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखा करिए ना। ठीक है, 1869 से 70 तक चला बहावी आंदोलन। दोस्तों बहावी आंदोलन में जो राजद्रोही लेख थे, अब देखिए किसको राजद्रोह माना गया, उसको राजद्रोह नहीं कहा गया जो भारत के खिलाफ था। भारत तो था ही नहीं ना तब तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। हर एक प्रांतों में एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, बंबई प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी, एक शासन उसमें चलता था। तो कहा गया कि जो बहावी आंदोलन के तहत ऐसे व्यक्ति जो राजद्रोही लेख लिख रहे हैं, यानी जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, एक्चुअली में भड़का नहीं रहे हैं, एक्चुअली में वो क्या कर रहे थे, सरकार के खिलाफ निंदा व्यक्त कर रहे थे। कोई गलती करेगा तो लोग बोलेंगे ना। तो बहावी आंदोलन में कहा गया कि इसके तहत कहा गया, प्रतिबंधों के तहत कहा गया कि जो राजद्रोही लेख प्रकाशित करेंगे, पहले तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया। और आईपीसी बन चुका था, इंडियन पेनल कोड आ चुका था, भारतीय दंड संहिता जो आज हम फॉलो करते हैं, वही दंड संहिता की बात करें 1862 में तैयार हो गया था, 60-62 में। तो याद रखिए आईपीसी में एक धारा है, धारा 124। कौन सी धारा? 124। धारा 124 में दोस्तों ए ऐड किया गया, धारा 124 ए में ऐड किया गया, लिखा गया, क्या लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति यदि राजद्रोही लेख प्रकाशित करता है तो उसको आजीवन निर्वासित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? उसको आजीवन निर्वासित कर दिया जाएगा या उस पर कड़े जुर्माने लगाए जाएंगे। तो ये इस तरह की चीजें बनी। क्यों? क्योंकि ताकि इस प्रेस को कंट्रोल किया जा सके, अंग्रेजों के द्वारा नियंत्रित किया जा सके, इसलिए सारे नियम आए। आगे दोस्तों 1878 का हम लोग इंतजार करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बहुत फेमस प्रेस एक्ट है, आप सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, जानने की इच्छा भी होगी। कल वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की डर से बहुत सारे समाचार पत्र पत्रिकाओं ने अपने स्वरूप को ही बदल दिया। जो हिंदी में प्रकाशित हो रहे थे वो अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगे, डर के मारे कि कहीं बंद ना हो जाए। अरे मिरातुल अखबार बंद हो गया ना, अंग्रेजों के पास पावर था, बंद कर देंगे, प्रिंटिंग प्रेस को सील कर देंगे। आप क्या कर सकते हो? उनके पास सेना है, उनके पास फौज है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास कानून है, उनके पास नियम है, उन्होंने कोर्ट बनाए हैं, वो बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए तमाम पत्र पत्रिकाएं आप देखेंगे कि 1878 में क्या हुआ, उन्होंने अपने स्वरूप को ही बदल दिया। जो हिंदी में आ रहे थे, जो यहाँ के रीजनल लैंग्वेज में आ रहे थे, वो बदल गए किसमें? अंग्रेजी में, ताकि हमको थोड़ी सी छूट मिल जाए, अंग्रेजी की आड़ में अपनी बातों को रख सकें, हमारे पत्र पत्रिकाएं चल सकें। ठीक है, ये चीजें हुई। था आगे दोस्तों हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ बात करेंगे, और इसी के साथ फिर हमारा चैप्टर समाप्त होगा। सॉरी, इतना पढ़ने के बाद दोस्तों अभी वाला टॉपिक जो हमारा एक क्लास और लूंगा इस पे मैं, वो कंप्लीट होने के बाद जो हम लोग पिछले टाइम में पढ़ रहे थे भारत में समाचार पत्रों का विकास, जिसमें हम पहुंचे थे 1885 तक, तो 1885 के बाद 1947 तक एक लेक्चर अभी उसका और बाकी है, वहां पे लेके आऊंगा। पहले इसको पढ़ाने के बाद, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रतिबंध कैसे बीच बीच में लगाए गए, तो आपको आगे वो चीजें समझ में आती रहे, वो पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पाश्चात्य सभ्यता का भारत की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां हम लोग देखेंगे कैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच वगैरह आया और उसमें क्या नियम कानून बनाए गए, तमाम चीजें हम लोग देखेंगे। तब हम लोग पहुंचेंगे कांग्रेस के ऊपर। देखिए इत्मीनान से पढ़िए, जल्दीबाजी मत करिए। मेरी क्लास क्या होती है, थोड़ी लेट आती है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाले कॉन्सेप्ट में चलता हूं। ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं रहता कि बस ला के सब आपको दे दें। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो और
जल्दी सिलेक्शन मिल जाएगा। थोड़ा लेट जरूर होता है दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने भी रहती हैं और हर चीज़ हर बार कहना उचित नहीं होता है। ठीक है, जरूर आप हमारी एक फैमिली हो, आप हमारे भाई बहन के समान हो। अच्छा लगता है आप सभी का प्यार पाकर। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एडवर्टीजमेंट को देखते रहिए, अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं कहता हूँ आपसे। इतना से करिए, आराम से पढ़ाई करिए, सक्सेस होइए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।